वाले हैं उनको ऐड कर रहे हैं मैम को। वेरी गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड मैम। Good morning, गुड ma'am. मॉर्निंग। Good morning. You start the class. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. थैंक यू मैम। Good morning. Today we will discuss about the unit number 3 में periodic classification of elements and periodicity in properties। जैसा कि हम अभी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि periodic classification क्या है, what are the need of the classification of element। एलिमेंट को क्लासिफाइड करना आवश्यक है। अगर हम थोड़ा उसको रिव्यू करें, पीरियोडिक टेबल में जब तक हमारे पास एलिमेंट्स कम थे तब तक उनको लर्न करना, उनके बारे में उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना आसान था। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होते चले गए तो उनको एक प्रॉपर वे में अरेंज करना एसेंशियल हो गया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप सब लोग जानते हैं कि जब हम लोग नवोदय विद्यालय में आप 6th क्लास में आते हैं तो हमारे 80 स्टूडेंट होते हैं और टोटल मिलाकर जितने भी बच्चे होते हैं उन सबको हम लोग हाउस सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि आप उदयगिरी में हैं, आप नीलगिरी में हैं, आप शिवालिक में हैं, एटसेट्रा। ठीक जिस तरीके से एक मेडिकल स्टोर में अगर किसी एक मेडिसिन को हम लेने के लिए जाते हैं तो वो मेडिकल स्टोर वाला भी उस मेडिसिन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके रखता है। ऐसा नहीं है कि आप सपोज दैट उससे क्रोसिन मांगते हो तो पूरे स्टोर में वो घूमता फिरे कि कहाँ रखी है क्रोसिन। उसको प्रॉपर प्लेस मालूम है जिससे विद इन फ्यू सेकेंड वो आपको वहां से उठा करके दे देता है। तो यही समस्या हम लोगों के सामने थी कि इतने एलिमेंट हैं, उनकी तो वो डिफिकल्ट टास्क होगा, तो उनकी स्टडी को कैसे आसान बनाया जाए। तो इसी टास्क के लिए समय समय पर जैसा कि आप पढ़ चुके हैं मेंडली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया गया, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आज हमारी जो क्लास है, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज पर। इनके ट्रेंड्स पर डिस्कशन हम करने वाले हैं। आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? Yes, हम sir. पीरियोडिक Yes, sir. ट्रेंड्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। जी जी, तो देखिए पीरियोडिक ट्रेंड्स पर डिस्कशन करेंगे तो आज की क्लास का जो हमारा आउटलाइन रहेगा, आज की क्लास का आउटलाइन रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, concept of electron gain enthalpy as well as the concept of electronegativity। ये टर्म ऐसे टर्म है जिससे आप 10th क्लास में यूनिट नंबर जो आपकी 5 थी, लास्ट यूनिट थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के फॉर्म में, आप इनको पढ़ चुके हैं। अब यहाँ 11th के लेवल पर हम जाएंगे और डिटेल में इनका डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस की बात की जाए, हर एक एटम की एक साइज होती है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि क्रिकेट की बॉल है अगर आपके पास, एक टेनिस बॉल है आपके पास, एक फुटबॉल है आपके पास, तो इन तीनों की साइज जो है वो अलग अलग है और मैथमेटिकली अगर कहा जाए तो इनकी रेडियस भी अलग अलग होगी। सिमिलरली अगर किसी एटम की साइज हमें पता करना हो तो हम एटॉमिक रेडियस की डिस्कशन करते हैं, एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं। क्वेश्चन पहला हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, सर व्हाट इज द मीन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस होता क्या है। सो वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई टू आउटर मोस्ट सेल, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल तक के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियाई कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर एटॉमिक रेडियाई डिफरेंट एटम की डिफरेंट क्यों हो जाती है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियाई पे अपना इफेक्ट डालते हैं। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एटॉमिक रेडियस कितने टाइप की होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक रेडियस बेसिस ऑफ कंडीशन, नाउ द classify in 3 way। एटॉमिक रेडियस कंडीशन के बेस पर किसी भी एटम की जो एटॉमिक रेडियाई है वो 3 तरीके की होती है, कोवेलेंट मेटालिक रेडियस एंड वंडर वॉल्स रेडियस। क्लियर है आपको? ठीक सर। Yes, sir. Yes. हम देख पा रहे हैं। जो देखिए
ठीक है, ओके। तो देखिए एटॉमिक रेडियस में मैं बात करने जा रहा हूं आपकी कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वैन डर वाल्स रेडियस पर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एटॉमिक रेडियस है क्या, किसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो जैसे कि मैंने आपको डिफाइन किया, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, आप नोट करते जाएंगे। सब जो आप नोट शेयर करेंगे उसमें जो डेफिनेशन या जो डिफरेंट टर्म आपको यहाँ बताए जा रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छे से उन्हें नोट भी करते जाएंगे। एनसीईआरटी बुक को अपने सामने रखें, एनसीईआरटी बुक को आप खोल के रखिए सामने। चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है इसका पार्ट 2 पर डिस्कशन चल रहा है। तो आप उसको खोल के रखिए, बुक भी देखिए, नोट भी करिए, और हम क्या बता रहे हैं वो भी देखेंगे आप। तो देखिए, डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस इज एटॉमिक रेडियाई। जैसा कि बताया गया कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं, ठीक है। या इसको कहा जाए जो रेडियस है वो 1/2 होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का। एक एटम से दूसरे एटम के बीच में न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो वो रेडियस निकल के आता है। लेकिन अभी एक प्रश्न हमारे सामने है कि ये जो रेडियस है इस पे कौन से फैक्टर हैं अपने इफेक्ट डालते हैं, एज वेल एज जो रेडियस के आपने बताया कि ये 3 टाइप होते हैं, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वैन डर वाल्स रेडियस। ये क्या होते हैं, इन्हें कैसे डिफाइन। तो देखिए कोवेलेंट रेडियस क्या है कि जब दो एटम, जिन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो, आप लोग सुन पा रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम है। यस सर। यस ठीक सर। से प्रॉब्लम, चल ओके ओके ओके। प्रॉब्लम है सिग्नल सर ठीक थोड़ा। आ रहे हैं, तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सिग्नल प्रॉब्लम है। वॉइस क्लियर नहीं है सर। क्लियर वॉइस नहीं आई सर। सर वेदर भी सर वॉइस फास्ट भी है अभी सर। आप बताएंगे। मैं थोड़ा सा स्कूल बिल्डिंग से बाहर जा रहा हूँ, स्कूल बिल्डिंग से बाहर जा रहा हूँ। अब ठीक सुन पा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. ठीक सुन Yes, पा रहे हैं? ठीक है, ओके ओके ओके। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज द मीन ऑफ कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? तो देखिए, जब दो एटम, सपोज दैट ए और बी दो एटम हैं, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। प्रीवियस क्लास 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, कि जब दो एटम के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट रेडियाई। कनेक्टिविटी कोवेलेंट बॉन्ड। जी जी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम अगर बीच बीच में आ रहा होगा थोड़ा सा देखें। देखिए कोवेलेंट रेडियाई की बात करेंगे तो दो एटम जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के डिस्टेंस के हाफ, कोवेलेंटली एटम के न्यूक्लियस की डिस्टेंस के हाफ को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट रेडियाई। जैसा कि अभी वॉइस क्लियर नहीं, थोड़ा सा सर एक बार रिपीट कर प्रॉब्लम दीजिए। कुछ कर रहा है, सिग्नल प्रॉब्लम कर रहा है होगा। अभी ये सिग्नल नहीं आ रहा है सर, एक मिनट। क्या है मैंने अभी, आप बताइए आप ठीक से देख पा रहे हैं क्या? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। सिग्नल प्रॉब्लम था इसलिए डिसकंटिन्यू हो गया। सर कोवेलेंट रेडियस को रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं रिपीट कर दे रहा हूँ अभी। अब आप हमें ठीक से देख सुन पा रहे हैं ना? मैं स्क्रीन शेयरिंग यस सर। जस्ट ए मिनट। अच्छा, जो गेस्ट आईडी से जुड़े हुए थे वो भी सब जुड़े हैं ना अभी? सर। Yes, sir. ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलिए फिर से हम लोग एक बार चलते हैं। चलिए अभी आप ठीक से देख पा रहे हैं ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। स्क्रीन आ रही है ना आपके सामने? यस यस सर। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है ना? चलो ठीक है, ओके। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी एटॉमिक रेडियाई है, उस एटॉमिक रेडियाई को हम लोग कोवेलेंट रेडियस, रेडियाई आप जानते हैं एक ही बात है। तो कोवेलेंट रेडियस बात करेंगे हम, मेटालिक रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस पे। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको डिफाइन करके बताया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ड्यू टू पूरा सिग्नल आपको नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शायद आप ठीक से नहीं सुन पाए थे। तो अभी देखिएगा, इसमें फिर से मैं इसको शुरू कर रहा हूँ कि जो हमारी एटॉमिक रेडियाई होती है, स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही ना आप? यस सर। ठीक है ओके ओके ओके।
तो देखिए कोवेलेंट रेडियाई है, जैसा आपने कहा कि इसको रिपीट कर दीजिए कोवेलेंट रेडियाई को, कि जो एटॉमिक रेडियाई क्या है ये क्लियर है आपको, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन हुआ तो क्लासिफाइड किया जाएगा जब इसको, तो एटॉमिक रेडियस 3 तरीके का हो गया, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या है, एक कॉमनली हमने इसको मैथमेटिकली आपको बताया कि एटॉमिक रेडियस कहते किसे हैं, सो डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल तक के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, एटॉमिक रेडियाई कहा जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस 3 तरीके की होती है, कोवेलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई एज वेल एज द वैन डर वाल्स रेडियाई। आप थोड़ा बीच में बोलते जाइए, मुझे लगेगा आप प्रॉपर सुन पा रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बोलते जाइए आप। बोला गया। चलिए, तो देखिए अब आपने जैसा कहा रिपीट कर दीजिए सर कोवेलेंट रेडियाई को। तो देखिए क्या होता है, सपोज दैट ये नियरेस्ट 2 मॉलिक्यूल है, ये आपको दिख रहा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जिन मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक्चुअल में कोवेलेंट रेडियाई होती क्या है। तो जैसा आपसे कहा गया कि किसी भी मॉलिक्यूल के 2 एटम जो कि आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस की डिस्टेंस के हाफ को देखिए, आप इससे इजीली आप समझ पाएंगे। ये देखिए, ये 2 एटम हैं, सामने दिख रहे हैं, मैंने जिनको सर्किल किया, आप प्रॉपर देख पा रहे होंगे उम्मीद है। इनके जो न्यूक्लियस है उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस हमने देखी, जैसा कि इसमें देखा गया, ये डिस्टेंस हो गई 198 पिकोमीटर, और इसका हाफ कर दिया अगर हमने तो आ गया 99 पिकोमीटर। तो ये जो 99 पिकोमीटर है ये कोवेलेंट रेडियाई होगी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए। कंडीशन क्या है, कोवेलेंट रेडियाई ऐसे मॉलिक्यूल में देखा जाता है जिनके की एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो, दैट मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो 2 एटम है जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड है, इनके न्यूक्लियस का ये देखिए डिस्टेंस लिया गया और इस डिस्टेंस का हाफ कर दिया गया, जिसको कि 198 पिकोमीटर में हाफ किया तो 99 पिकोमीटर आ गया, जो इसकी कोवेलेंट रेडियाई कहलाएगी। दैट इज क्लियर? समझ गए आप कोवेलेंट रेडियाई किसे कहते हैं? रेडियाई तो देखिए रेडियस जो रहती है वही है। कंडीशन यहाँ पर ये हो गई, दे मस्ट बी फॉर्म बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड जरूर बना होना चाहिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड जरूर बना होना चाहिए, तो कोवेलेंटली बॉन्डेड जो एटम है उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस के हाफ को कहा जाता है। अच्छा, हाफ क्यों किया गया? हाफ इसलिए किया गया, आप समझ रहे हो, यहाँ पर तो ये दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस देखी है। तो जिस तरीके से हम लोग एवरेज निकालते हैं ना, डिफरेंट वाइब्रेशनल इसमें वैल्यूज रहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वैल्यू रहती है, तो न्यूक्लियस चार्ज का वैल्यू रहता है, तो हमें एक एवरेज निकाला गया। तो एवरेज के लिए हमने 2 नियरेस्ट एटम जो है जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड है उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस निकाली और उसका हाफ कर दिया, दैट मीन एवरेज आ गया। तो एवरेज आ गया, तो इससे की वैल्यू में फ्लक्चुएशन जो भी होगा तो एवरेज से वैल्यू करेक्ट आएगी। तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड से कोवेलेंट रेडियाई निकाली गई। सेकंड जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है वैन डर वाल्स रेडियाई। वैन डर वाल्स रेडियाई में क्या होता है, क्या देखते हैं वैन डर वाल्स रेडियाई में? वैन डर वाल्स रेडियाई में जब 2 ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में वैन डर वाल इंटरेक्शन है, ये स्पेशली आपने देखा होगा इनर्ट गैसेस में देखा जाता है। इनर्ट गैसेस जिनके बीच कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, लाइक दैट हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। आर यू नो दैट इनर्ट गैसेस क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखे गए हैं बताइए, सुमित बताइए, पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस को किस ग्रुप में रखा गया? 18 ग्रुप। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए 18 ग्रुप में रखा गया, जैसा कि आपने कहा। नैन्सी आप ये बताइए कि इनको इनर्ट गैस क्यों कहा जाता है? 18 ग्रुप एलिमेंट को इनर्ट गैस क्यों कहा जाता है? सर वो स्टेबल होती हैं। नीट से गूगल टीम से जुड़े हुए हैं। हाँ जी बताएं, नैन्सी बताएं क्यों कहा जाता है, व्हाई दे कॉल्ड इनर्ट गैसेस? सर वो पूरी तरह स्टेबल होती हैं। और दूसरा रीजन बताइए साथ में। मानसी बताओ, व्हाई दे कॉल्ड इनर्ट गैसेस? सर उनकी आउटर मोस्ट सेल में फुल इलेक्ट्रॉन फिल रहती है। बोलिए सर आउटर मोस्ट, यस गुड, वेरी Sir, गुड। they never bond with other element. Because they have the ऑक्टेट कंप्लीट होता है सर उनका। ठीक है, हो गया। ओके, थैंक यू।
तो देखिए बिकॉज दे हैव द 8 इलेक्ट्रॉन इन आवर आउटर मोस्ट सेल एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ करके इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस दे हैव द कंप्लीट ऑक्टेट, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। अब आप बात को समझिएगा, तो जब जिनके बीच में देखिए कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है उनके लिए तो हम कोवेलेंट रेडियाई देख लेते हैं, लेकिन जिनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है तो उनकी जो रेडियस है वो वॉन्डर वॉल्स रेडियस देखी जाती है, बिकॉज द वीक इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। वॉन्डर वॉल्स अट्रैक्शन क्या होता है कि मॉलिक्यूल के बीच का जो वीक इंटरेक्शन है, वीक अट्रैक्शन है, उसको वॉन्डर वॉल्स इंटरेक्शन कहा जाता है। तो जब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है तो उनके नियर उनमें कैसे वॉन्डर वॉल्स रेडियस देखी जाती है कि नियरेस्ट दो मॉलिक्यूल रखेंगे और उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस के हाफ को वॉन्डर वॉल्स रेडियस कहा जाता है। फिर से सिग्नल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वो एक्चुअल में क्या है कि मौसम थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से सिग्नल की प्रॉब्लम आ सकती है, देखेंगे। अभी आप बताइए थोड़ा सा ठीक से सुन पा रहे हैं क्या? मैं बाहर बैठा हूं। सर अब सही है। अब ठीक से आ रही है? Yes, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम दे रहा है, थोड़ी सी बारिश हो रही है इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। तो चलिए हम चलते हैं अगेन, वॉन्डर वॉल्स रेडियाई की बात कर रहे थे हम। तो देखिए वॉन्डर वॉल्स जो रेडियाई होता है तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में एक वीक वॉन्डर वॉल्स अट्रैक्शन है, तो नियरेस्ट दो मॉलिक्यूल के नियरेस्ट दो एटम के न्यूक्लियस की डिस्टेंस के हाफ को वॉन्डर वॉल्स रेडियाई कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो वैल्यू है वॉन्डर वॉल्स रेडियाई की वो ज्यादा रहती है, ग्रेटर रहती है, बिकॉज इनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होता है एज कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जो कोवेलेंट रेडियाई है, कोवेलेंट बॉन्डिंग जो रहती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से जो एटम है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और जब वो क्लोज आ जाते हैं तो उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे कोवेलेंट रेडियाई की वैल्यू जो है वो वॉन्डर वॉल्स रेडियाई से कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। चलिए ओके, कोई क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप कोवेलेंट रेडियाई और वॉन्डर वॉल्स रेडियाई से? चलिए ओके, नो सर। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ आयोनिक रेडियाई। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये सर, व्हाट इज द मीन ऑफ आयोनिक रेडियाई? आयोनिक रेडियाई कहते किसे हैं? तो देखिए जिस तरीके से एटम की रेडियस को एटॉमिक रेडियाई कहा जाता है, वैसे ही किसी आयन की रेडियाई को आयोनिक रेडियाई कहा जाता है। तो आयंस क्या होते हैं सर? आयंस कैसे किसे कहते हैं बताइए आप, बताइए रानू, रानू दांगी बताइए। नहीं, जिससे पूछा जाए रानू दांगी बताइए किसे कहते हैं आयंस? सर पॉजिटिव आयंस होते हैं और सर नेगेटिव आयंस। बिल्कुल, ये तो आपने टाइप बता दिया। हमारा क्वेश्चन है आयंस कहते किसे हैं? 9th क्लास में पढ़ के आए हम लोग। प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन तो ये है कि आयंस किसे कहते हैं, तो आप शायद दिमाग से निकल गया आपके चार्ज पार्टिकल। यस चार्ज पार्टिकल, ये एक जवाब सही है। ओके ओके ओके, यस we know that the charge particles are known as the ions। ऐसे पार्टिकल जिनके ऊपर चार्ज होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज द आयंस। तो देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम जानते हैं उसको कैटाइन कहा जाता है, और नेगेटिव चार्ज है तो उसको एनाइन कहा जाता है। तो बस कैटाइन की जो रेडियाई है उसको कैटाइनिक रेडियाई कहते हैं, और जो एनाइन की रेडियाई है उसको एनायोनिक रेडियाई कहा जाता है, ठीक है। कैटाइन की रेडियस कैटायोनिक रेडियस कहलाएगी और एनायन की रेडियस को एनायोनिक रेडियस कहेंगे। अब प्रश्न ये है कि सर रेडियस क्या ठीक वैसे ही होती है जैसे कि एटम की होती थी? तो देखिए एक्चुअल में देखिए जब हमारा आयंस बनता है, जब किसी आयन का फॉर्मेशन होता है, आयन का फॉर्मेशन कब होता है? एटम या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, इधर डोनेट द इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाए या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया जाए। डोनेट कर देगा तो कैरी द पॉजिटिव चार्ज, तो कैटाइन का फॉर्मेशन होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो कैरी द नेगेटिव चार्ज, और उस पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो फिर उसमें वो एनायन का फॉर्मेशन करेगा। तो जब कैटाइन होगा तो कैटाइन की रेडियाई कैटायनिक रेडियाई कहलाएगी और एनायन की रेडियाई एटायनिक रेडियाई कहलाएगी। अब प्रश्न ये है कि सर कैटायनिक रेडियाई या एनायनिक रेडियाई कहते किसे हैं? तो चलिए जवाब आपके सामने ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड,
हम ये जानते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन वहीं आसपास मंडराते रहते हैं ड्यू टू इट्स अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे आपको मालूम है नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इनके बीच जो अट्रैक्शन है उसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंगली उसको कवर्ड करके रखता है। तो हम आयोनिक रेडियाई की जब बात करें, उसको डिफाइन करें, तो हम इस तरीके से बताते हैं कि ये कौन सी डिस्टेंस है सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहां तक कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, जहां तक कि इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं वहां तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी आयोनिक रेडियाई कहा जाता है। कैटायन होगा तो उसे कैटायनिक रेडियाई कहेंगे और एनायन होगा तो उसे एनायनिक रेडियाई कहेंगे। क्लियर? आप ठीक से सुन पाते हैं? ओके ओके ओके, चलिए अभी हम अब देखिए, ओके सुन लिया। अब देखिए कंपैरिजन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो हम कैटायन और एनायन में कंपैरिजन करेंगे, एज वेल कैटायन को एनायनिक रेडियाई में कंपेयर करेंगे, फिर आयनिक रेडियाई का कंपैरिजन करेंगे एटॉमिक रेडियाई के साथ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर देन द करस्पॉन्डिंग एटम। हमें ये बताया गया है इसमें कि जो एक पॉजिटिव आयन है, दैट मीन जो कैटायन है वो स्मॉलर साइज का होता है एटम के कंपैरेटिव। करस्पॉन्डिंग एटम जो है उसके कंपैरेटिव कैटायन है उसकी साइज छोटी हो जाती है। चलिए इस बात को समझते हैं क्यों छोटी हो जाती है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि सपोज दैट हमारे पास एक एटम है, जब वो कैटायन में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि जब वो कैटायन में कन्वर्ट होगा तो जरूर ही वो क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम हो जाएगा। सपोज दैट अगर हमने आपसे कहा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है रानू बताइए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 रानू दांगी? यस 11 सर। सोडियम यस बिल्कुल, वेरी गुड। सोडियम का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 11 है, दैट मीन सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होंगे इसमें। ठीक है, जब 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और जब इसमें पॉजिटिव आयन की बात करेंगे तो पॉजिटिव आयन की वजह से इसमें से लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन 11 की जगह 10 रह जाएंगे फिर, और जब 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि पहले सोडियम एटम की बात करेंगे तो उसमें एटॉमिक नंबर 11 होने की वजह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है तो एक इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर क्लाउड है। लेकिन जब वो कैटायन में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन 11 की जगह 10 रह जाएंगे, करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियर चार्ज अब और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि याद रखिए जब सोडियम एटम की बात करेंगे तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे थे जो कि न्यूक्लियस में है। लेकिन जब वो कैटायन में कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10, इलेक्ट्रॉन 10 होंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड छोटा हो जाएगा, जिससे कि उसकी साइज छोटी हो जाएगी, एज वेल एज करस्पॉन्डिंगली उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। 11 प्रोटॉन अब जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। उस कंडीशन में भी साइज कैसी छोटी होगी, तो इससे ये क्लियर हो गया। नाउ द कैटायन हैव द स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग एटम। कोई डाउट है आपको? क्लियर है बिल्कुल ये बात, ये सेंटेंस क्लियर हो रहा है आपको? ये पॉजिटिव आयन दैट मीन द कैटायन इज स्मॉलर देन द करस्पॉन्डिंग एटम। किसी भी कैटायन की साइज अपने करस्पॉन्डिंग एटम से कम होगी, समझ गए? बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड स्मॉल हो जाएगा, एज वेल एज उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, वो इफेक्टिवली ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जो 11 था वो एज इट इज, न्यूक्लियर चार्ज तो एज इट इज रहेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड छोटा होगा और इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज उसके से ज्यादा होने की वजह से वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड श्रिंक कर जाएगा, जिससे कि उसकी साइज कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। वही बात अगर हम एनायन की करें तो नेगेटिव बिटवीन द एनायन इज बिगर देन द करस्पॉन्डिंग एटम। किसी भी जो एनायन की साइज है, जो एनायन की साइज है वो करस्पॉन्डिंग एटम से कैसी होगी, बड़ी होगी। सर कैसे होगी? आसानी से हाँ, बस इसी को हम आपसे पूछने वाले थे कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि why the anion have the larger size as compared to our corresponding atom? Why the Cl negative ion have the larger size as compared to Cl atom? क्यों Cl negative ion जो है उसकी साइज जो है वो बड़ी होगी? मिश्रा जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम। Good morning, ma'am. Good morning, बच्चे ma'am. सब Good morning.
वीडियो ऑन करिए बच्चों, आप लोग अपना वीडियो ऑन करिए बच्चों। सभी लोग वीडियो ऑन करो बॉयज, आप सभी लोग वीडियो ऑन करिए। यस सर। बच्चों आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं मैम। कैसे हैं? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस मैम। यस जो कैसे हो आप सब? कैसी है मैम? बेटा आप पढ़ाई स्टार्ट होगी 11th क्लास की, आपकी कोर्स चल रहा है ना सब सब्जेक्ट्स का? यस मैम। यस मैम। अब आप लोगों की छुट्टी बुलाने की स्कूल में योजना चल रही है, स्कूल आना चाहेंगे कि नहीं? यस कि घर पे यस मैम आना चाहेंगे। क्या करना है बताओ? घर आना, घर में रहना है,